मुसलमान मुख्यमंत्री हो। मुलायम सिंह को मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनवाया, कई बार बनवाया। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। कब तक मुसलमान अपने कंधों पर समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के, कंधे पे सवार करके, दरी कुर्सी बिछा करके, मंच लगा करके, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कब तक मुख्यमंत्री आपको, आपके परिवार को बनवाता रहेगा? 2027 में मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, वो कब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करके प्रस्ताव पास करेंगे? यूपी के अगले चुनाव में अखिलेश यादव सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। उनके बदले किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। वैसे बिहार के चुनाव में तो महागठबंधन ने किसी भी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम तक प्रोजेक्ट नहीं किया। मल्लाह बिरादरी के मुकेश सहनी को जरूर डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित किया गया। पीडीए के फॉर्मूले से चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव इस बार यूपी में कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो अब यूपी में माहौल अभी से बनने लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। अखिलेश यादव के बरेली पहुंचने से पहले ही शहाबुद्दीन ने उनके सामने एक शर्त रख दी है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में मुस्लिम वोट उनके खाते में आए तो फिर उन्हें उनकी बात माननी होगी। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम चेहरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा और मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव क्या इस बात पर राजी होंगे? अगर होंगे तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर क्यों? इसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। इन दिनों जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला राजनीति में खूब चल रहा है। इसी हिसाब से पार्टियां टिकट बांटती हैं। संख्या बल के हिसाब से तो यूपी में मुस्लिम करीब 20% हैं और यादव समाज के बारे में कहा जाता है कि ये 10 से 12% है। तो संख्या के आधार पर तो हक मुसलमानों का ही बनता है, पर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखती। वैसे भी समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं या फिर रहे हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी डिमांड नहीं रखी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास आजम खान जैसे ताकतवर मुस्लिम नेता हैं। वे तो मिनी सीएम बनकर ही खुश रहते हैं और जब भी उन्हें अपनी बात मनवानी होती है वे कोई न कोई दांव चल देते हैं। उनका सबसे कामयाब हथियार नाराज हो जाने वाला रहा है। साल 2014 के बाद से देश में मुसलमानों की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। एक दौर था जब उनके वोट के लिए सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां तरह तरह के फार्मूले आजमाती थी, लेकिन केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही सब कुछ बदल गया है। धीरे धीरे ही सही, मुसलमान अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने लगे हैं। बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दम पर एक लंबी लकीर खींच दी है। ये लकीर इतनी ताकतवर हो गई है कि अब समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी जैसी पार्टियां इन्हें छूने से भी डरती हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। यूपी में तो वैसे भी हिंदू बनाम मुसलमान खूब चलता रहा है। बिहार में ये वाला फैक्टर जातीय अस्मिता के सामने दम तोड़ देता है। राहुल गांधी जरूर खुलकर मुसलमानों के लिए लड़ते नजर आते हैं, पर यूपी बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास ऐसा कोई सामाजिक आधार नहीं बचा है। मोटे तौर पर पिछले कई वर्षों से यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, चाहे नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के पास रहा हो या फिर अब अखिलेश यादव के पास। बस एक बार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके ने बीएसपी को वोट किया और मायावती साल 2007 में सीएम बन गई। याद करिए साल 2009 का लोकसभा चुनाव, जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था। आजम खान ने तब उस दोस्ती का कड़ा विरोध किया और समाजवादी पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था। कांग्रेस को उस चुनाव में फायदा हुआ। एक दौर था जब मुलायम को बीजेपी के लोग मौलाना मुलायम तक कहा करते थे। उन पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। मुलायम सिंह ने कभी इस पर सफाई देने की जरूरत तक नहीं समझी, पर अब वो दौर बदल रहा है। सेकुलर पार्टियों के सामने चुनौती बड़ी है। ये चुनौती है बैलेंस बनाए रखने की। हालात आगे पहाड़ पीछे खाई जैसी है। मुसलमानों के साथ नजर आए तो फिर हिंदू वोटों के छिटकने का खतरा है।
इसीलिए तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अछूत बन गए। यही खतरा पार्टी के अंदर का भी है और यही सबसे बड़ा भी है। शायद इसी वजह से मुसलमान वोटों की चाह रखने वाली पार्टियों ने उन्हें टिकट देना कम कर दिया है। हाल का ही उदाहरण ले लेते हैं। बिहार में मुसलमानों की संख्या करीब 18% है, लेकिन आरजेडी की तरफ से टिकट मिला बस 18। वही 14% यादव वालों को टिकट मिला 53। बस कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सम्मान दे दिया। 60 सीटों में से कांग्रेस ने मुसलमानों को 10 टिकट दिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस ने भी यही बात कही। दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई जैसा मुकेश सहनी के मामले में हुआ। तर्क ये दिया जाता है कि सरकार बनने पर मुस्लिम नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। अभी हम आपको टिकट नहीं दे सकते। टिकट दिया तो फिर हिंदू मुसलमान हो सकता है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव को ही ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में 62 सीटों पर लड़ी, पर पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया। अफजाल अंसारी, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क और महिबुल्लाह नदवी। चारों चुनाव जीत गए। लेकिन सच ये भी है कि धीरे धीरे यूपी बिहार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होने लगा है। वैसे परसेप्शन तो यही रहा है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी सबसे मजबूत होती है मुसलमान उसके साथ चल देता है। इसके आगे वो कुछ नहीं सोचते हैं। यही एंट्री होती रही है असदुद्दीन ओवैसी की, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपने बारे में सोचना चाहिए। मुसलमान का काम सिर्फ दूसरी पार्टियों में दरी बिछाने का नहीं है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का मानना है कि एआईएमआईएम के होने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है। आज के राजनीतिक परिवेश में किसी मुस्लिम नेता को सीएम उम्मीदवार बनाना अखिलेश यादव के लिए ट्रैप हो सकता है। इस बात को अखिलेश भी बखूबी समझते हैं। इसीलिए तो जब वे पीडीए की बात करते हैं तो ए को वे अल्पसंख्यक बताते हैं, तो कभी आधी आबादी मतलब महिला कहने लगते हैं। कभी इसमें वे अगड़ा भी जोड़ देते हैं, यानी सवर्ण वोटर। अखिलेश यादव की कोशिश बस यही है कि किसी भी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें लगता है कि 10 सालों बाद यूपी की सत्ता में उनकी वापसी होने ही वाली है। उनके सामने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भगवा वस्त्र वाले हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर। बटेंगे तो कटेंगे, देवा में बिजली और महादेवा में अंधेरा, इन नारों के साथ सीएम योगी माहौल गरमाए रखते हैं। माफिया में भी वे हिंदू मुसलमान का खेल कर जाते हैं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक। वैसे आपको बताते चले कि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। नरेंद्र मोदी का साथ उन्हें पसंद नहीं था। ये बात साल 2014 की है। उस वक्त लोकसभा चुनाव जेडीयू अकेले अपने दम पर लड़ी। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि के बावजूद मुसलमानों ने उन्हें ठुकरा दिया। नीतीश कुमार की पार्टी को बस 2 ही सीटें मिली, नालंदा और पूर्णिया। शरद यादव जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। मोदी जी के विरोध में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बावजूद मुसलमानों ने सेकुलर और समाजवादी चेहरे वाले नीतीश जी को कबूल नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव किसी मुस्लिम को समाजवादी पार्टी से सीएम कैंडिडेट बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी मुसलमानों के लिए जान लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस पार्टी में बीजेपी को हराने की ताकत होगी, मुसलमानों का साथ बस उसे ही मिलेगा। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट का यही ट्रेंड रहा है, भले ही उस चक्कर में मुस्लिम विधायकों और सांसदों की संख्या क्यों न कम होती रही। राजनीति का यही सच है। अब यहीं पर हम बता देते हैं बिहार का एक उदाहरण भी। साल वो 2005 था जब रामविलास पासवान को 29 सीटें मिली थी और तब मामला यहीं फंस गया था। वो जिसके साथ चले जाते, यानी कि जेडीयू या फिर आरजेडी, तो सरकार उन्हीं की बन जाती। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी थी और वो शर्त थी कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन तब ना तो लालू यादव ने उनका साथ दिया और न ही नीतीश कुमार ने। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो 29 सीटों वाली जो है रामविलास पासवान की पार्टी, उनकी सीटों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में अखिलेश यादव किसी मुस्लिम को सीएम कैंडिडेट बनाने का खतरा मोल लेंगे, या राजनीति जिस ट्रैक पर चल रही है उसी पर चलती रहेगी? इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए।
दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।